हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों आज हम जो है वो हिंदी के क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों के HPGBT टैट जो कि आप लोगों का 2025 यानी कि 12 जुलाई 2025 के टाइम पे जो HP टैट कंडक्ट कराया गया था जीबीटी का, उसमें आप लोगों से जो 30 क्वेश्चंस हिंदी के पूछे गए थे। तो हम आज जो है वो हिंदी सेक्शन को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। आप यहाँ पर देख पा रहे हो पहला क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चंस जो है आपसे यहाँ पे पूछे गए थे। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है त्रिभुवन शब्द है आपके पास और त्रिभुवन शब्द में समास आपसे पूछा गया है। तो अगर हम समास की बात करें कि समास कितने हैं, तो हमारे पास 6 समास होते हैं, जिनमें से 4 ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर गिवन है। अव्ययीभाव समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिभुवन। तो आप यहाँ पर देख रहे हो त्रि मीन्स 3, भवन मीन्स भवन, यानी कि घरों के बारे में बात कर रहे हैं। तो त्रिभुवन हुआ 3 भवन, यानी कि यहाँ पे पहला पद हमारे पास संख्यावाचक है और उसके बाद कोई दूसरा। तो हमारे पास ऐसे 2 समास होते हैं जहां पर संख्या वाले शब्द हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है द्विगु समास और एक होता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, लेकिन जो बहुब्रीहि है वो किसी तीसरे की ओर भी संकेत करता है और जो द्विगु है वो सिर्फ संख्या तक ही सीमित रहता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। त्रिभुवन है, 3 है भवन जिसके, यानी कि यहाँ पर 3 भवनों का समाहार हम यहाँ पर कहेंगे इसका समास विग्रह, और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर त्रिभुवन का। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब आप आए थे में सर्वनाम है, यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है? ये जो आप है यहाँ पर दिया हुआ, जब आप आए थे में सर्वनाम है। तो यहाँ पे ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। हमारे पास इसके अलावा 2 सर्वनाम और होते हैं, जिसमें है हमारे पास एक आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम और एक है अनिश्चयवाचक, यहाँ पे गिवन ऑप्शन भी थी आपके पास, एक पुरुषवाचक सर्वनाम आ जाता है और एक संबंधवाचक सर्वनाम। इनके अलावा 2 ऑप्शंस थी। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास गिवन है उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजवाचक। ये समास ऐसा होता है जिसमें हमारे पास कुछ शब्द हैं, जैसे है यहाँ पे आ गया आप हो गया, या आपके पास खुद हो गया, इसके अलावा स्वयं हो गया, या इसके अलावा स्वतः शब्द हो गया। अगर ये शब्द आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं तो वो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। लेकिन ये सारे के सारे जो हैं वो किसके लिए यूज होते हैं? अगर हम अपने आप की बात कर रहे हैं, खुद के लिए बात कर रहे हैं, तब हम इन शब्दों का यूज करते हैं। जैसे वह आप खा लेगा, यानी कि वह स्वयं खा लेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप खुद के लिए यूज नहीं हो रहा है। जब आप आए थे तो यहाँ पे रिस्पेक्ट के तौर पे बोला जा रहा है जब आप आए थे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है पुरुषवाचक सर्वनाम, सिर्फ एक ही ऑप्शन जिसमें निजवाचक दिया हुआ है और निजवाचक के अंदर भी आप आता है। अगर यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम दिया होता तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होना था, लेकिन पुरुषवाचक ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल आप लोगों के सामने है। निजवाचक सर्वनाम को हम इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। तो निजवाचक स्पष्टीकरण यहाँ पे दिया हुआ है। इस वाक्य में आपका प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि मध्यम पुरुष के रूप में हुआ है, जिसका अर्थ होता है तुम। चूंकि पुरुषवाचक सर्वनाम विकल्प में नहीं है, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, तो यहाँ पे जो आप है उसका प्रयोग निजवाचक सर्वनाम की तरह होगा। और यहाँ पर जैसे वह आप ही चला जाएगा, आपका मतलब क्या है? यहाँ पर रिस्पेक्ट के लिए नहीं बोला जा रहा है, यानी कि वो खुद ही चला जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे आपका इस्तेमाल करते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन। खड़ी बोली हिंदी का, जो खड़ी बोली है हिंदी का एक रूप है, वो हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा गया है? अमीर खुसरो को कहा गया है, चंद्रवरदाई को कहा गया है, पुष्पदंत को कहा गया है, या स्वयंभू को कहा गया है? ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी ने नाम सुना है अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि के रूप में अमीर खुसरो को जाना जाता है। यहाँ पे डिटेल है, आप आराम से देख सकते हो। अमीर खुसरो, इनकी स्पष्टीकरण यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 13वीं से 14वीं शताब्दी को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि जो है इन्हें माना गया, क्योंकि उन्होंने अपनी पहेलियों
और मुकरियों में इस भाषा का प्रारंभिक रूप से प्रयोग किया है? ठीक है, तो खड़ी बोली के कवि कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबा आदमी इस घर का मालिक है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विशेषण के कितने भेद हैं, तो विशेषण के 4 भेद हैं। 4 के 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पे एक डिफरेंट है, मैं आपको सर यहाँ पे बताती हूँ। तो विशेषण का पहला आता है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है हमारे पास परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे विशेषण पूछा है तो सार्वनामिक विशेषण एक ऑप्शन है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक है, लेकिन परिभाषिक वाचक तो नहीं है। तो ये यहां से ऑप्शन ही कट हो जाएगी, यहाँ पे परिमाणवाचक ऑप्शन हो सकती है आपकी जरूर। ठीक है, तो ये तो नहीं है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? लंबा पूछा है तो किसी आदमी की विशेषता है कि कैसा आदमी, हम बोल रहे हैं लंबा आदमी। तो जो हमें यहाँ पर कैसा या कैसी का आंसर करता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक विशेषण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इन सभी टॉपिक्स को डीप डाउन जाकर जो है वो डिटेल में पढ़ना चाहते हो कि क्या सर्वनाम है, क्या संज्ञा है या क्या विशेषण है, तो इन सभी को आप जो है हमारे क्लासेस में सारी डिटेल में जो है हर एक टॉपिक को पढ़ सकते हैं। वहां से बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन जो है आपके टेट एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। एक नंबर मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करा रही हूँ, 7018186561। इस नंबर पर आप जो है वो कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। जो भी आपको कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोर्स को परचेज करना है, कैसे परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक दिया हुआ है एप्लीकेशन का, वहां से भी आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। ठीक है, और इस नंबर के थ्रू भी आप इंफॉर्मेशन लेके कैसे कोर्स को परचेज करना है वो आप जान सकते हो। जो भी आपको कोर्स के रिगार्डिंग पूछना है वो यहाँ से आप पूछ सकते हो। अब इस कोर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि क्या क्या आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी चीजें। आप लोगों को यहाँ पे दोस्तों 4 से 5 घंटे की डेली जो है लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी। लाइव क्लासेस अगर आप अटेंड नहीं कर पाते हैं, आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखना चाहते हैं, तो लाइव क्लासेस अगर नहीं लगा पा रहे हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में आप उन्हीं चीजों को देख पाओगे। पीडीएफ आप लोगों को हर क्लास के एंड में जो है वो देखने को मिलती है। मॉक टेस्ट आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, और 24/7 आप लोगों को टीचर की गाइडेंस जो है यहाँ पे मिलती है। ठीक है, जो भी आपको क्वेरीज है किसी भी चीज के रिगार्डिंग। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें आपको एक कोर्स के अंदर मिल रही हैं। इस कोर्स की फीस के बारे में बात करें तो इस कंप्लीट कोर्स की फीस आप लोगों को 3000 पे करनी है, वन टाइम फीस पे करनी है, बार बार कुछ नहीं रहेगा। जब आप एडमिशन लेते हो उसी टाइम पे आप लोगों को ये 3000 रुपीज पे करनी है। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, कौन सा काल है? तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल और अतीतमक काल। तो यहाँ पे देखो 3 मेन काल है हमारे पास, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की इंग्लिश में बात करते हैं। वर्तमान, भविष्यत काल और भूतकाल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि मोहन ने पुस्तक पढ़ी, यानी कि वो पढ़ चुका है। ठीक है, तो पढ़ चुका है तो कौन सा है? भूतकाल है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। डिटेल यहाँ पे आप देख रहे हो, क्रिया लिखा हुआ है पढ़ी, यह दर्शाती है कि कार्य जो है वो पुस्तक पढ़ने का पहले ही हो चुका है, इसीलिए यह क्रिया क्या हो जाएगी? भूतकाल हो जाएगा, यानी कि पास्ट टेंस के अंतर्गत आएगी। जिसका हमारे पास जो है वो भेद कौन सा होगा? सामान्य भूतकाल। भूतकाल के भी अंदर हमारे पास 6 भेद होते हैं, तो ये होगा हमारे पास सामान्य भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद हैं? मुख्य पूछा है। अगर आपसे सिंपल पूछा होता कि कारक के कितने भेद हैं तो हम क्या कहते? कारक के 8 भेद हैं, लेकिन यहाँ से मुख्य पूछा है। और ये मुख्य कहाँ पर काम आते हैं? जब हम बात करते हैं समास की, समास के अंदर तत्पुरुष समास है, उसमें हम कितने कारकों का प्रयोग करते हैं? 6, तो वो होते हैं मुख्य। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पे 6 कारक होंगे, कर्ता और संबोधन को काउंट नहीं करते हैं, बाकी 6 के 6 यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में खेत का अर्थ है। तो यहाँ पर शब्द दिया हुआ है आपके पास खेत, इसका अर्थ क्या होता है?
खेत का मतलब खेत है, गली है, पुस्तक है, किताब है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में खेत का मतलब है कृषि की जो भूमि है उसकी बात कर रहे हैं, तो शब्द का अर्थ स्वयं खेत ही है और वाक्य यहाँ पे जो बाकी यहाँ पे ऑप्शन है वो सही नहीं है। तो खेत का मतलब खेती होता है जहां पे चीजें मतलब जो खेती की जाती है। नेक्स्ट है, उड़ना कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, संयोग क्रिया है। तो संयोग तो पहली बात कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जहां पे लिखा है उड़ना कौन सी क्रिया है, तो उड़ना हमारी जो है एक अकर्मक क्रिया है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो उड़ना क्रिया को अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। एक होती है सकर्मक क्रिया, एक है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया को किसी मतलब कर्म की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सकर्मक है वहां पे कर्म होता है, उसे कर्म की आवश्यकता होती है। तो अगर हम कह रहे हैं कि वह उड़ रहा है या पक्षी उड़ रहा है, ऐसे हम बात करें ना, तो जो उड़ना है वो हमारी अकर्मक क्रिया है, इसको जो है वो कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे पक्षी उड़ता है, तो इसीलिए यहां पर इसमें क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया, क्योंकि जो हमारे पास उड़ना है वो खुद में अकर्मक क्रिया है, और जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं अकर्मक क्रिया को। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अकर्मक क्रिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्रिया के कितने भेद हैं? भेद आपसे पूछा गया है। तो क्रिया के मुख्य जो है दो भेद हैं जो कर्म के अकॉर्डिंग देखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, अकर्मक और सकर्मक करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये रहा। सकर्मक क्या है मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, जिसे कर्म की आवश्यकता होती है, जिसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। और अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसे कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें कर्ता मेन होता है, यानी कि सब्जेक्ट मेन होता है, जिसे इंग्लिश में इंट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह खूब सोच समझकर चलता है, वाक्य में कौन सा पदबंध है? तो पदबंध यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शंस दी हैं। संज्ञा पदबंध है, विशेषण पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है, या क्रिया पदबंध है। तो वह खूब सोच समझकर चलता है। तो कैसे चलता है? बोला जा रहा है सोच समझकर चलता है, तो कौन सा पदबंध हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या बोला गया है? अंडरलाइन पार्ट था आपके पास यहां पर, खूब सोच समझकर। ठीक है, तो खूब सोचना समझने के बारे में बात हो रही है, तो इस वाक्य में खूब सोच समझकर पद समूह यानी कि पदबंध क्रिया जो है वो है, बोला जा रहा है खूब सोच समझकर चलता है। तो ये जो चलता है की विशेषता को बता रहा है कि कार्य जो है वो कैसे किया जा रहा है। जो पदबंध की क्रिया की विशेषता को बताता है वे क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध। वह खूब सोच समझकर चलता है, ऐसे बोला जा रहा है। तो कैसे चलता है? खूब सोच समझकर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्रिया विशेषण पदबंध। आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कब, कहां, कैसे और कितना, तो वो कैसे चलता है? खूब सोच समझकर चलता है, तो ये क्या होगा? क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। नेक्स्ट है, देवता का पर्यायवाची नहीं है। आपसे पूछा है कि कौन सा है जो देवता का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास सुर। सुर किसे कहा जाता है? सुर और असुर। तो सुर तो देवता को कहा जाता है। देवता क्या है? अमर है। भगवान किसे बोला जाता है? इन्हीं को। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, विद्या जो है वो देवता का पर्यायवाची नहीं है। सुर अमर दोनों देवता के पर्यायवाची हैं। ईश्वर भी कई संदर्भों में देवता के रूप में प्रयोग होता है, और विद्या का अर्थ क्या होता है? ज्ञान या शिक्षा होता है, जो कि देवता का पर्यायवाची नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 6 भेद हो जाएंगे। और 6 भेद कौन कौन से हैं आप सभी के सामने हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये हमारे पास जो हैं वो 6 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द होते हैं।
तो स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ए और बी होते हैं, या इनमें से कोई नहीं, ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सा होगा? स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द होते हैं, तो यहाँ पे ए और बी दोनों होते हैं जो स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों होंगे। सर्वनाम शब्द हैं जैसे वह, तुम, मैं, लिंग के कारण अपना रूप नहीं बदलते हैं, वे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों संज्ञाओं के लिए एक समान रूप में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? उत्कृष्ट लिखना है कि किस तरीके से लिखा जाता है। उत्कृष्ट दो ऑप्शंस हैं, एक उन्वल है और एक उपलक्ष्य है। तो इसमें से कौन सा हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम ही तरीके से लिखे गए हैं, तो यहाँ पे उत्कृष्ट दोनों ही सही हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड जो है वो दोनों ही सही होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शंस मैंने आप लोगों को यहाँ पे उपलब्ध कराई हैं उसके अकॉर्डिंग दोनों ही करेक्ट हैं, क्योंकि उत्कृष्ट जो है दोनों ऑप्शंस में जो है वो सेम तरीके से लिखा गया है। ठीक है, अगर हल्का सा भी डिफरेंस होगा तो आपका जो है जो इस तरीके से लिखा गया होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, उसके अलावा उज्जवल था, तो उज्जवल में दोनों ऑप्शंस आप लोगों के पास इस तरीके से रहेंगी। उपलक्ष्य आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है उपलक्ष्य जो है वो किस तरीके से लिखा जाता है। उपलक्ष्य का अशुद्ध रूप उपलक्ष्य था, ये बोला गया था। उन्वल और उपलक्ष्य दिया था ना यहाँ पे, ये देखेंगे यहाँ पे उपलक्ष्य था, उपलक्ष्य नहीं होता है, उपलक्ष्य है आपके पास यहाँ पर शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है त का उच्चारण स्थान है, तो त का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए त, थ, द, ध, ये कौन सी पंक्ति है? इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? हमारे पास 5 वर्ग है कचट तप से, तो त जिस भी यानी कि जो त वर्ग की लाइन है त, थ, द, ध, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दंत हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण के कितने भेद हैं? ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूं, इस क्वेश्चन को हमने पीछे भी डिस्कस किया था। 6, 5, 4, 2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 हो जाएंगे, और 4 कौन कौन से हैं? सार्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है और गुणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मकान बड़ा है, कौन सा विशेषण इस वाक्य में है? तो देखो यहाँ पे कोई अंडरलाइन पार्ट नहीं था कि ये स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के अकॉर्डिंग बना हुआ क्वेश्चन था। तो अगर हम यह को देखें तो यह के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके पास ऑप्शन थी सार्वनामिक। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे अगर यह को देखा जाता, अगर यह को अंडरलाइन किया जाता तो सार्वनामिक विशेषण होना था, लेकिन अगर बड़ा को अंडरलाइन किया जाता तो गुणवाचक विशेषण होना था, है ना। यहाँ पे कोई भी नहीं किया था, इस वजह से हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन नंबर डी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, जिस पार्ट को अंडरलाइन किया गया होता उसके अकॉर्डिंग हम आंसर करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी पूछा गया है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? आशीर्वाद बोला गया है कि किस तरीके से लिखा जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए कैसे लिखा जाता है, जब भी हमारे पास र का साउंड आता है ना, आप इस तरीके से पूरे शब्द को लिख सकते हैं। जहां पे र का साउंड आ रहा है उसको नेक्स्ट वाले के ऊपर लगा दो, जो नेक्स्ट वाला हमारे पास व्यंजन है, फिर यहां से हटा दो। तो ये आप देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर डी इसी तरीके से लिखा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर था इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं। तो गंगा जो है किसी का नाम है, किसी नदी का नाम, किसी लड़की का नाम, पर्टिकुलर है। तो ऑप्शन नंबर ए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम क्या कहेंगे? जो निश्चित है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबू का स्त्रीलिंग है, बाबू आइन होगा, बाबू आइन है। मात्राओं का डिफरेंस है और शब्दों का डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, या फिर बबुआइन है या बबुआइन है। ऑप्शंस यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे आचरण वाला के लिए एक शब्द है। तो अच्छे आचरण वाला को क्या कहा जाता है? सदाचारी कहा जाता है, जिसका अच्छा आचरण होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
हिंदी में कितने स्पर्श व्यंजन है। तो अगर टोटल स्पर्श व्यंजनों की संख्या देखी जाए तो यहाँ पे वैसे तो देखा जाता है जो क से लेकर म तक की ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो वहां पे टोटल हमारे पास कितने होते हैं, 25 हैं। लेकिन यहाँ पर 25 जब आपके पास ऑप्शंस नहीं दी जाती है तो यहाँ पे ये जो देखिए 25 ऑप्शन नहीं है तो हम उसके निकटतम पे जाएंगे। आप यहाँ पे डिटेल देखोगे कि आंसर तो 25 है लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए जो इसका निकटतम है आप यहाँ पे देखोगे इसके सबसे निकटतम कौन सा है, 27 है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हो, सारे के सारी चीजें आपको दी हुई हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, क वर्ग से लेकर प वर्ग के अंदर सारे के सारे जितने आते हैं वो माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगा का उच्चारण स्थान क्या है। एक होता है ड, ये वाला, एक है अंग, ये वाला पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए कंठ। क ख ग घ अंग, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर अंगा बोला है तो कंठ यानी कि ऑप्शन नंबर ए, अगर ड़ बोला होता तो वहां पे मूर्धा हो जाना था, लेकिन यहाँ पे अंगा बोला है तो ये क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा इसका उच्चारण स्थान। नासिका ऑप्शन पे नहीं थी इसीलिए हमने नासिका नहीं किया। ठीक है, ऐसे प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है वो नासिक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अल्प प्राण नहीं है। तो देखो एक होता है हमारे पास अल्प प्राण और एक है हमारे पास महाप्राण। अल्प प्राण में जो भी हमारे 5 वर्ग हैं, कचट तप से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, इस तरीके से उसका जो पहला, तीसरा और 5वां वर्ण है वो होगा अल्प प्राण और जो दूसरा और चौथा है वो होगा महाप्राण। इसके अलावा जो आपके य, र, ल और व हैं वो अल्प प्राण में होंगे और जितने आपके जो हैं वो श हैं वो महाप्राण के अंदर होंगे और ह। तो यहाँ पे क, ग, त और थ ये ऑप्शंस दिए हैं। तो अल्प प्राण में कौन सा आता है हमारे पास, ये पहला है, ये तीसरा है, ये पहला है और ये दूसरा है। संख्या आप देख रहे हो, त थ आता है दूसरे नंबर पे, त पहले पे, ग तीसरे पे, क पहले पे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द है जो कि कमल का पर्यायवाची, पर्यायवाची होते हैं जो सेम होते हैं, तो कौन सा जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। कंज कमल को बोला जाता है, पंकज बोला जाता है, मंदाकिनी बोला जाता है, नीरज बोला जाता है। तो इनमें से कौन सा है जो बोला जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या बनेगा, कमल का पर्यायवाची यहाँ पे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, मंदाकिनी जो है वो नहीं है। कंज, पंकज में देख रहे हैं ना यहाँ पे कज लिखा हुआ है, तो पंकज, कंज ये, और नीरज, नीर यहाँ पे लिखा हुआ, नीर से उत्पन्न होने वाला, पानी में उत्पन्न होने वाला। नीर का मतलब होता है पानी, ज मतलब जन्म लेने वाला, पंक मतलब कीचड़, ज मतलब जन्म लेने वाला। ठीक है, तो ये आपके पास सारे के सारे कमल के पर्यायवाची हैं, मंदाकिनी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपसे पूछा है नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंदाकिनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निह प्लस चल का सही रूप है। तो निह जमा चल जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे निश्चल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर निह जमा छल होता तो निश्चल ऑप्शन नंबर सेकंड होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे निह जमा चल है तो निश्चल यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आपके सामने रूल लिखा हुआ है, आप इस चीज को आराम से देख सकते हो कि विसर्ग के बाद च या छ है तो आपका जो यहाँ पे विसर्ग है ये किस में चेंज हो जाएगी, श में चेंज हो जाएगी, तो ये निश्चल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक शब्द नहीं है। यौगिक शब्द होता है जो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है और दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, उसे यौगिक कहेंगे। तो अपमान है, नियनित है, जलज है और सेनापित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पूछा हुआ है आपसे। तो देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया जलज, जैसे नीरज था वैसे ही जलज है। जल मतलब पानी, ज मतलब उत्पन्न होने वाला, जल में उत्पन्न होने वाला क्या था हमारे पास, वो भी कमल था, है ना। तो ये जो जलज है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जल में उत्पन्न होने वाले की हम बात करें, जल में से जन्म ले रहा है, तो जलज जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या बोल रहा है, किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहा है ना, किसको बोला जा रहा है, कमल को।
तो ये हमारा जो है वो यौगिक शब्द नहीं है, क्योंकि ये किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे योगरूढ़ शब्द हो जाएगा जो किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहा है। ये जो आपके बाकी ऑप्शंस हैं ये यहाँ पर जो है वो यौगिक हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में आगत वर्ण है, आगत वर्ण कौन सा है? ज, ब, ह, म। आगत व्यंजन कौन से हैं? 3-4 हमारे पास जो है वो आगत व्यंजन है जिनका आपको पता होना चाहिए। तो आपके पास अगर किसी के साथ में नुक्ता लगी होती है, इस बिंदी को नुक्ता कहा जाता है, तो ये ज जो है, फ है, जिनके साथ में नुक्ता लगती है उसको हम क्या कहेंगे? ज ज्यादातर पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा आगत व्यंजन है। और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं वे कहलाते हैं। कहाँ पे? अंत में लगे हैं, उपसर्ग पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे लिखाई है तो लिख के बाद क्या बच गया? आई, तो ये प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित होते हैं या प्रचलित हैं वो क्या कहलाते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो उन्हें देसी कहेंगे। देसी का मतलब है जो देसी लोकल जो शब्द बोले जाते हैं। विदेशी है जो अन्य भाषाओं से, अरबी, फारसी यहाँ से आए हुए हैं, है ना। तत्समय जो संस्कृत के शब्द होते हैं, तद्भव होते हैं जो हिंदी के शब्द हैं। तो संस्कृत के ऐसे शब्द है जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ, यानी कि इनका कुछ रूप परिवर्तन हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? परिवर्तन होके हिंदी में प्रचलित हैं, तो उनको बोला जाता है तद्भव। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। तद्भव का मतलब क्या है? क्या है? तत् जमा भव, यानी कि उसके समान या उससे उत्पन्न शब्द कहलाते हैं। जैसे दुग्ध है तो दुग्ध हमारा तत्सम शब्द है, लेकिन उसका तद्भव क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। जबकि बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग होने वाले शब्द क्या हैं? हमारे जो तत्सम है। अगर उनमें परिवर्तन नहीं हुआ तो वो तत्सम है, अगर उनमें परिवर्तन हो गया तो उसे हम तद्भव कहेंगे। तो ये थे हमारे आज के जो हैं वो 30 क्वेश्चंस जो हमने आपके टेट एग्जाम में जो हिंदी पोर्शन में पूछे गए थे, उनको हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है हमारे साथ में लाइव क्लासेस में, रिकॉर्डेड क्लासेस के अंदर जुड़ना चाहते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आप किस तरीके से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। दोबारा मैं आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे एक नंबर दे रही हूँ, 7018186561। इस नंबर पर आपने जो है वो कॉल करनी है। आप व्हाट्सएप कर सकते हो। जिस भी स्टूडेंट ने कोर्स को परचेज करना है, आप डिस्क्रिप्शन पे भी आप लोगों को एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको वहां से आइडिया नहीं लग रहा है, पता नहीं लग रहा है, तो आप इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करके भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आपको कोर्स के अंदर लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। उसके अलावा मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। और इस कंप्लीट कोर्स की फीस जो है वो 3000 रुपीज जो है वो रहने वाली है। वन टाइम आप लोगों को फीस करनी है एडमिशन के टाइम पे, जैसे कि मैं आपको बार बार इस चीज के बारे में बता चुकी हूँ। तो ये नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू।